नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। आज एक खबर को लेकर उस पर चर्चा करने के लिए अपने एक खास मेहमान के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का एक महत्व है, खास महत्व है, 1000 साल पहले का है वो। वहाँ पर लोगों की मान्यताएं बहुत हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक यात्राएं दंतेश्वरी से शुरू होती हैं। जब देवी की पूजा का नवरात्रि का वक्त आता है तो छत्तीसगढ़ में जिन 3 प्रमुख तीर्थ स्थानों की बात होती है उनमें दंतेश्वरी एक है। दंतेश्वरी मंदिर जो है वो भारत सरकार के जो पुरातत्व को देख रेख करने वाला जो विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शायद नाम है उसका, उसके मातहत आता है वो उसकी देख रेख के लिए जिम्मेदार है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से दंतेश्वरी का यह मंदिर कई अप्रिय चर्चाओं में घिरा हुआ है। अप्रिय चर्चाएं ऐसी हैं कि वहाँ का जिला प्रशासन दंतेश्वरी मंदिर की साज सज्जा, उस पूरे परिसर को विकसित करना, जाने क्या क्या काम वहाँ पे करवा रहा है। दिक्कत ये हो गई है छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कि उनके पास जिला खनिज निधि के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से इतना बड़ा पैसा आता है, इतना बड़ा पैसा आता है, जिनमें कोरबा, दंतेवाड़ा, ये कुछ जिले बहुत ज़्यादा सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना पाते हैं। नतीजा ये है कि वहाँ के प्रशासन के ऊपर इसको खर्च करने का एक अंधाधुंध दबाव रहता है कि किस तरह इस पैसे को झोंका जाए, किस तरह इस पैसे को खर्च किया जाए, उस पर कितना अधिक से अधिक कमीशन लिया जाए। इसमें नेता, अफसर, ठेकेदार मिलकर एक बरमूडा ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें तेजी से इस पैसे को डुबाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने समंदर में एक जगह सुना हुआ होगा कि एक बरमूडा ट्रायंगल रहता है जिसमें जाके कोई भी जहाज फंस के डूब जाते थे। ये कहानियाँ थी, सच है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में लगातार देखता हूँ कि जहाँ जिस जिले में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार तो सारे ज़रूरत से ज़्यादा रहता है, ये बिल्कुल ही आसमान और अंतरिक्ष को छूता हुआ भ्रष्टाचार रहता है, जो कि हम दंतेवाड़ा में, कोरबा में कई जगह पे देखते आ रहे हैं। कई जगह ऐसे जगहों पे रहने वाले अफसर जो हैं जेल में पड़े हुए हैं, कई जेल जाने के लायक हैं लेकिन बाहर हैं जेल के अभी। ऐसा ही मामला अभी सामने आया है दंतेवाड़ा जिला प्रशासन, जहां पर कि कलेक्टर दंतेश्वरी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी रहता है। वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए परले दर्जे का भ्रष्टाचार करके, नियमों को तोड़ते हुए गैर जरूरी साज सज्जा की जा रही है, पैसा भी बर्बाद किया जा रहा है और मंदिर का पुरातात्विक महत्व भी बर्बाद किया जा रहा है। इस मामले को समझने के लिए, भ्रष्टाचार के इस मामले को नहीं, पुरातत्व के इस मामले को समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के एक पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व शास्त्री या पुरातत्व के जानकार राहुल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल और मैं कॉलेज में साथ में पढ़े हुए हैं। वो पढ़ लिख के पास होते रहते थे, मैं बिना पढ़े लिखे फेल होते रहता था। तो मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं, वो क्लास बफेलो हैं हम लोग। राहुल, स्वागत है तुम्हारा यहाँ पर। राहुल, ये क्या मामला है पुरातत्व को लेकर जो चल रहा है, जो दंतेश्वरी मंदिर को लेके आप भी देख रहे होंगे, कुछ अखबारों में, कुछ वेबसाइटों में लगातार ये खबरें देखने मिल रही हैं। ये भी देखने मिल रहा है कि भारत सरकार खफा है कि उसके निर्देशों के खिलाफ जाकर जिला प्रशासन यहाँ पर ठेकेदारी के इस काम में उलझा हुआ है। उसका पुरातत्व का महत्व किनारे रह गया, उसके ऊपर जो नियम लागू होने चाहिए भारत सरकार के वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये बर्बादी आपको क्या लगती है, क्यों हो रही है? ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है और उस मुश्किल स्थिति का सबसे प्राथमिक बात तो ये होती है कि जो संरक्षित स्मारक होते हैं, केंद्र संरक्षित और राज्य संरक्षित स्मारक दोनों इस हमारे प्रदेश में है। हाँ। लगभग 45 स्मारक और स्थल हैं केंद्र शासन के अधीन और 57 स्मारक राज्य शासन के अधीन है। इन राज्य जो नोटिफिकेशन होता है, जो इनकी अधिसूचना होती है, वो अधिसूचना जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी होती है, क्योंकि उसको एक्सपेडाइट करने का जो शक्तियां होती हैं
वैधानिक शक्तियाँ, कार्यवाही की शक्तियाँ वो जिला मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। जो संरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं पुरातत्व के अधिकारी, आमतौर से किसी भी इस तरह के नियम के वायलेशन पे, उसका उल्लंघन होने की स्थिति पे, नियम ये कहता है कि किसी भी प्राचीन संरक्षित स्मारक की प्राचीनता या मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहिए। और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो मोटे तौर पे जो नियम है, संरक्षित स्मारक का जो परिसर है उसके 100 मीटर दूरी तक को कोई भी फेरबदल अगर होना है तो वो पुरातत्व जो प्रभारी संस्था है पुरातत्व की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसकी अनुमति के बिना नहीं होना है। और अब इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले, मैं सोचता हूँ कि 10 साल से अधिक हो गए, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA का गठन किया गया है। वो NMA के गठन राज्य शासन के अधीन भी अगर कोई स्मारक है और उसमें इस तरह का कोई परिवर्तन करना है तो वो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को भेजा जाता है। अच्छा। जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है उनको भेजा जाता है। लेकिन उनकी बात को सुनना कोई अफसर जरूरी नहीं समझते, ऐसा लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि उसकी कार्यवाही करना जिला प्रशासन की, जिला मजिस्ट्रेट की होती है। और जिला मजिस्ट्रेट, कई बार ये देखा गया है और छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं अगर सिलसिलेवार कही जाएं तो ये लगता है कि पुरातत्व उस तरह का सम्मान देने का क्षेत्र तो है जैसे घर का कोई बुजुर्ग जिसको सम्मान सब देते हैं, परवाह शायद कोई करता है। तो इसी तरह की स्थिति यहाँ होती है। और उसमें नहीं, दूसरा इसमें एक दिक्कत और हो गई है, खासकर उन जिलों में जहां पर कि अंधाधुंध DMF का पैसा आ गया है, सैकड़ों करोड़ रुपया सालाना। ये आपको महासमुंद जिले में, सिरपुर में शायद ऐसा देखने नहीं मिलेगा क्योंकि महासमुंद में इतना पैसा नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरी समस्या होती है, अगर महासमुंद में भी DMF का पैसा रहता तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है शायद उसके ऊपर अभी तक एल्यूमिनियम की या पीतल की पत्थर मढ़ने का काम हो गया रहता, ईंट के ढांचे के ऊपर। क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए मंदिर बच गया है। ऐसी जगहों पे पर्यटन का दबाव आता है कि पर्यटन के दृष्टि से विकसित किया जाना है। मैं इसी को समझना चाह रहा हूँ राहुल, कि बहुत सारे तो पुरातत्व महत्व के केंद्र ऐसे हैं जो धार्मिक उपयोग में भी आ रहे हैं, जो कि एक जीवंत मॉन्यूमेंट हैं जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जिनमें दंतेश्वरी भी है एक, कि वो उसका पुरातात्विक महत्व तो है लेकिन उसका आज का धार्मिक महत्व है। आज वो इस्तेमाल में है, वो केंद्र, पूजा पाठ होता है वहाँ पर, वहाँ मेला लगता है, पूजा पाठ होती है वहाँ पर, तो एक धार्मिक दबाव भी है उसके ऊपर, उसके पुरातात्विक महत्व के ऊपर। अब जो आप पर्यटन वाला बतला रहे हो, ये सिरपुर जैसी जगह हो गई या ताला या कोई और जगह भोरमदेव हो गई, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे तो पूजा पाठ का भी दबाव है और पर्यटन का भी, यानी पंडित और पर्यटक इन दोनों का दबाव उन जगहों पे है। तो पुरातत्व जो है इसकी बारी कहाँ पे आती है? ये तीनों के बीच में तीसरे नंबर पे आती है। बहुत जगह वैसी लाचारी होती है और ऐसी घटनाएं हुई हैं। भोरमदेव का आप जिक्र कर रहे हैं। भोरमदेव में किसी व्यक्ति या एजेंसी का नाम लेना शायद कोई उसकी सार्थकता नहीं है, लेकिन भोरमदेव के मंदिर में कभी ऐसा हुआ था कि गर्भगृह को सजाना है करके नीले रंग के टाइल्स लगा दिए गए थे भोरमदेव के मंदिर के भीतर। जी, और सैकड़ों बरस पुराने मंदिर के भीतर टाइल्स लगा दिए गए थे जिन्हें उखड़वाया गया और मना करने के बाद भी। और एक कोई, लेकिन हम नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं राहुल? मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर वो दस्तावेज मेरे पास हो तो ऐसा नाम किसी का, लेकिन ये नाम मैं जरूर ले सकता हूँ कि उस समय डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती थे जिन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए हुए इस पे गंभीर रूप से आपत्ति ली थी और जिसके कारण वो निकाला गया, फिर उखड़वाया उन्हीं के कार्यकाल में। उन्हीं के भाई, आपने जब कल्याण चक्रवर्ती का नाम बोलना शुरू किया तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कल्याण चक्रवर्ती कैसे नीले रंग का टाइल लगवा सकते हैं पुरातत्व महत्व के ऊपर। तो फिर आपने ठीक किया, दुरुस्त किया मेरी आशंका को कि उन्होंने उखड़वाया। बल्कि ये भी एक चर्चा, असल में होता क्या है, कई बार एक VIP कल्चर से जो जिस तरह से हम आक्रांत होते हैं,
एक चर्चा उस समय हुई थी कि वहाँ रुद्राभिषेक करने की तैयारी में कोई वीआईपी आने वाले हैं, तो वो उतनी देर बैठेंगे तो गर्भगृह में एसी लगा दिया जाए। और वो भी मुझे जितना ध्यान आता है कि वो रोका गया था। और बल्कि एक उदाहरण धमधा का है। धमधा के महामाया मंदिर में एसी लगा हुआ है, उसके गर्भगृह में एसी लगा दिया गया है, क्योंकि किसी दानदाता ने कहा कि एसी, तो मैंने कहा कि देवी को तो शायद गर्मी न लगती हो, पुजारी हो सकता है परेशान होते तो हो, लग गया है भीतर एसी लग गया है, एसी लगा हुआ है। उसकी तस्वीर मैंने आपको सुबह शेयर की थी। अच्छा, हाँ, आपकी भेजी एक फोटो तो मिली है। उसमें गर्भगृह में लगा हुआ एसी तो नहीं दिखता, लेकिन उसके लिए जो उसके इनलेट आउटलेट होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो दरअसल अच्छा, कई बार होता यह है कि वीआईपी को मालूम नहीं होता कि उसके नाम पे छुटभैया क्या कमाल कर रहे हैं। शायद वीआईपी तक ये बात पहुंचे। सरकार में मुझको एक हड़बड़ी लगती है, लोगों में बहुत ज़्यादा जन सेवा की भावना इतनी रहती है कि जनता का जो पैसा है उसको जनता की सेवा के नाम पे खर्च कैसे किया जाए। एक अंधाधुंध, ये जो दंतेश्वरी का जो खबरों को मैं पढ़ रहा हूँ कि हड़बड़ी इतनी थी कि वहाँ अगर पूरा ठेका दिया जाता, उसके कैंपस को बनाने का, साज सज्जा का, निर्माण का ठेका दिया जाता, तो शायद महीना 2 महीना टेंडर प्रोसेस में लगता। उसको ख़त्म करने के लिए 50, 60, 100 टुकड़े में बांट के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए गए जिसमें टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनता की सेवा करने की जो हड़बड़ी है अफसरों में, और उन अफसरों को बचाने वाले, उन अफसरों को बढ़ाने वाले नेताओं में, और जो ठेकेदार इसको करते हैं उनमें, अद्भुत है। भारतीय लोकतंत्र में मुझको जनता का पैसा बर्बाद करने और तेजी से खर्च करने की जो हड़बड़ी है, इतना और किसी चीज़ में नहीं दिखती मुझको। एक घटना मुझे और याद आ रही है, चैतुरगढ़ की एक लगभग इसी तरह की घटना। क्योंकि जो समाचार पत्रों में बात आ रही है कि एफआईआर दर्ज कराया गया, नोटिस तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक घटना मुझे याद आती है कि चैतुरगढ़ लाफा जो पाली के पास स्थान है, वो भी देवी का मंदिर है। वहाँ वन विभाग की ओर से विकास के नाम पे हट्स बनाए जा रहे थे, शायद टूरिज्म और वन दोनों के मिलके। तो वहाँ उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर थे वो और डीएफओ, उन दोनों के बीच इस बात को लेके खींचतान हुई थी, और उसमें भी एफआईआर किया गया था। बाद में शायद वो तोड़ा गया, उसमें कार्यवाही हुई। वो भी केंद्र शासन के अधीन है वो स्मारक। तो इस तरह की घटना अगर दूसरी और कोई मुझे महत्वपूर्ण ध्यान आती है। ये मुझको बतलाइए, दंतेश्वरी का जो अभी चल रहा है, ये आपकी समझ में हो क्या रहा है वहाँ पे गलत? देखिए, सबसे मुख्य बात क्या है कि हम विकास के नाम पे या पर्यटक सुविधा के नाम पे जो भी करना चाहते हैं, अक्सर होता यह है कि वो प्राथमिकता हो जाती है, उसका प्राचीन स्वरूप बना रहे, ये उसके प्राथमिकता में नहीं रह जाता। उसका एक उदाहरण मैं भोरम देव के लिए आपको कहूँगा कि भोरम देव अगर जिसने आज से 25-30 साल पहले देखा है, वो भोरम देव का पूरा माहौल और परिसर खुला खुला, बगल में तालाब, पहाड़ी दिखती थी। अब तो स्थिति यह है कि चारों ओर से वो दुकानों से ऐसा घिरा है कि जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते आपको पता ही नहीं चलता कि मंदिर है। आपको भोरम देव की अच्छी तस्वीर निकालने के लिए एंगल और जगह ढूंढना पड़ता है। विकास इतना हो गया है, चारों ओर दुकानें इतनी हो गई हैं। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि साबरमती में गांधी का जो आश्रम था, उसके आसपास भी सैकड़ों करोड़ लगाकर ऐसा ही विकास हो रहा है कि तुषार गांधी अदालत तक गए हुए हैं कि ये इसमें साबरमती आश्रम की न काया दिख रही है, न आत्मा दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल चारों तरफ का विकास दिख रहा है। तो सरकारों की दिलचस्पी ऐसे विकास में रहती है जिसमें पैसा तेजी से खर्च हो सके। एक और दूसरा और मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि अलग अलग समय पे मास्टर प्लान बनते हैं, सिरपुर का, मल्हार का, बारसूर का। एक मास्टर प्लान बन रहा था, उसमें कमेंट के लिए मुझे रहने का अवसर मिला था, और उसमें मैंने कमेंट किया था कि आप पहले दूसरे साल काम पूरा करके 5वें साल से रेवेन्यू मॉडल है, क्या इनकम आ रही है, ये सोचेंगे। इसलिए आपको लगता है कि पुरातत्व विभाग अड़ंगे डालता है, लेकिन कमाऊ पूत नहीं है ये। लेकिन आप 1000 साल पुराने मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं तो पुरातत्व कम से कम 100 साल का भविष्य देखता है। वो 5वें साल से क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, ये उसकी दृष्टि में नहीं होता। तो ये कभी भी
इस तरह से हम नहीं यानी देखते सरकारें जो हैं वो 100 साल में पकने वाला सागौन नहीं देखती, वो 5 साल का बांस, सुबबूल, यूक्लिप्टस ये सुहाता है सरकारों को कि हमारे कार्यकाल के रहते रहते कट जाए, लुगदी कारखाने से जो मिलना है मिल जाए। और एक उसमें पक्ष ये भी होता है, मैं एक मतलब आपने नाम लेने की बात कही तो नाम सहित बिल्कुल, कम से कम जो अच्छे काम हुए हैं उनसे अलग मतभेद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के दौरान संस्कृति पुरातत्व जैसे नाजुक विभागों को अधिकतर मुख्यमंत्री के पास रखा जाता था और वरिष्ठ आईएएस के पास, जैसा छत्तीसगढ़ बनने में जो किसी अफसर के दबाव में आसानी से ना आए। मैं एक घटना का आपको जिक्र जरूर करना चाहूँगा, फिर से डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती का। यहाँ जो संग्रहालय है वो लगभग 150 साल पुराना संग्रहालय है। सर्किट हाउस माननीय राज्यपाल, तब महामहिम राज्यपाल को अलॉट हो गया जी, उनके गाड़ियों के पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, तो पूरे म्यूजियम का कैंपस नाप दिया गया, चूने की लाइन डाल दी गई। जब हम लोगों ने पूछा तो सभी अधिकारियों के साथ जो नापने वाले थे वो तो जिस पावर के साथ आए थे, हम लोगों से थोड़ा दुर्व्यवहार भी हुआ। हम लोगों ने डॉक्टर चक्रवर्ती को बताया कि सर इस तरह की स्थिति है, और डॉक्टर चक्रवर्ती ने उसे इशू बनाया और कहा कि इसमें मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे राज्यपाल जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि ये क्या हो रहा है। और जाके वो वहाँ बैठ गए कि ये काम जब तक कहाँ से शुरू हुआ है, किसने शुरू कराया है, और मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन इतना दमखम भी होना चाहिए, इतनी वरिष्ठता भी होना चाहिए। जैसे अशोक वाजपेयी जी जो उस समय लगातार सचिव रहते थे, संस्कृति सचिव थे, मध्य प्रदेश में जो बहुत सारी अच्छी परंपराएं हैं उनके ऊपर पक्षपात का या अपनी पसंद नापसंद का आरोप बहुत सारे दूसरे आरोप लगते हैं। लेकिन जो बहुत सारी अच्छी परंपराएं हैं या इस तरह के मजबूती से चीज़ों को रोकना, वो तभी संभव हो पाया जब ऐसा कुछ था। छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पे क्या स्थिति है? पुरातत्व के जो केंद्र हैं उनके ऊपर जब पर्यटन के हमले होते हैं या धार्मिक हमले होते हैं या डीएमएफ के हमले होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत सैकड़ों हजारों साल पुराने पत्थर जो हैं वो कैसे बचा पाते हैं? बहुत निरीह और लाचार अपने को पाते हैं। हमारे एक परिचित, उनकी कोई जुबान भी नहीं है, कोई वकील भी नहीं है। हमारे एक परिचित कहा करते थे कि तुम लोगों की नौकरी अच्छी है, अगर संग्रहालय में साफ सफाई ना हो तो म्यूजियम की मूर्ति कहीं शिकायत करने नहीं जा सकती। और ये मैं आपको राजिम का उदाहरण दे सकता हूँ। राजिम में जिस तरह के विकास के कार्य होते हैं या हो रहे हैं, उनको लेके ये स्थिति, एक बहुत ऐसी घटना डिडिनेश्वरी मंदिर मल्हार का बहुत प्रसिद्ध था, और उसमें जो लगातार स्थानीय दबाव के कारण, समिति के कारण, धार्मिक मान्यता के कारण होता था, हम लोग आपत्ति लिया करते थे। और उस आपत्ति लेने का, ऐसा मैं मानता हूँ, परिणाम यह हुआ कि उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया गया, संरक्षण से ही बाहर कर दिया गया कि जब तक संरक्षित रहेगा तुम लोग इसमें दखल देते रहोगे, तो तुम ही बाहर जाओ, अपनी तख्ती लो और बाहर निकल जाओ। ऐसा हुआ था। और एक दूसरा जिस मंदिर की मैंने चर्चा की, धमधा का, वो बूढ़ादेव गोंडवाना समाज और महामाया मंदिर, इनका आपस में धमधा में झगड़ा होता रहता है, विवाद होता रहता है। उसके लिए भी वो राज्य संरक्षित करने के बजाय कलेक्टर को जिम्मा दे दिया गया है कि उसमें अगर किसी तरह, जबकि वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री उस पूरे भवन में है, कुछ पुरानी इस्तेमाल हुई हैं, कुछ संरचनाएं, तो कलेक्टर को जिम्मा दे दिया गया है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो आप देखिए। और बहुत स्वाभाविक है कि वो धार्मिक या लोगों का जो आग्रह होता है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आग्रह होता है, उनका दबाव होता है, और वो उनकी प्राथमिकता में अक्सर एक चीज़ बतलाओ राहुल मुझको, आप मध्य प्रदेश के समय से काम कर रहे हो संस्कृति पुरातत्व इन विभागों में, क्या ऐसी नौबत है कि पर्यटन और पुरातत्व इन दो को जब जोड़ दिया जाता है, चाहे अफसर इनका एक हो, चाहे सचिव एक हो, चाहे मंत्री एक हो, तो यहाँ पर पुरातत्व की गर्दन पकड़ के उसके पीठ पे पर्यटन बैठ जाता है?
ऐसा होता है क्या? इसे मैं दूसरे ढंग से अगर स्पष्ट करना चाहूँ, हाँ, मैं तो, मेरी जुबान थोड़ी ऊंची है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आप भद्र भाषा में बोल सकते हैं। भाषा भद्र तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट तथ्य के साथ, चूंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो तथ्य ज़्यादा स्पष्ट है। अक्सर ये होता है कि जब बजट की बात होती है कि किस स्मारक पर कितना बजट खर्च किया जाए, तो इस बात को एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरह देखा जाता है कि वहाँ का विजिटर रजिस्टर है क्या? है। तो किस मॉन्यूमेंट पे कितना विजिटर, अरे उस पे तो कोई विजिटर जाता नहीं है, तो उसको बजट देने का या संरक्षित रखने का या खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो दरअसल ये पुरातत्व और पर्यटन एक साथ हैं तो भी, अलग अलग हैं तो भी, ये अलग रहने से कम पर्यटन वाला हिस्सा तो हावी नहीं हो पाएगा, हावी नहीं हो पाता। लेकिन जो आमतौर पे जो दृष्टि हो गई है, जो प्रशासनिक, असल में हेरिटेज मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, तो मैनेजमेंट का मतलब ही ये हो गया है कि लाभ कैसे कमाया जाए, नियमों के रहते हुए भी, यानी शब्द अपने आप में समस्या बन गया ये मैनेजमेंट, कि वो तो मैनेज कर लेना पड़ेगा, हम तो मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मतलब नियम जैसे से बाहर कोई ध्यान है कि देश का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह है जो टाइम्स ऑफ इंडिया जी, उसने दिनमान, माधुरी, पराग, ऐसी कई अच्छी मैगजीन जो निकलती थी, जिसको मैं बचपन से पढ़ते आ रहा था, एक एक करके सब मैगजीन को बंद कर दिया। क्या वजह थी? क्योंकि घाटे में आ गई थी, वो मैगजीन प्रॉफिटेबल नहीं थी। राहुल, ये छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ की कई मिसालें आपने गिनाई, लेकिन इसको देश के नक्शे से पूरी तरह से काट के देखना ठीक नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर और जो कॉरिडोर वहाँ पर जो बना है पूरा, उसका जिस तरह से आधुनिकीकरण किया गया है, उसको टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप कर दिया गया। कुछ बहुत पुराने भारत प्रेमी विदेशों से अभी आए, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है, देख के वो हक्का बक्का थे कि ये किसी मॉल की तरह इसको सजा दिया गया है। जो इसका पुराना वैभव था, जो सांस्कृतिक वैभव था पुराना, उसको पूरी तरीके से एक आधुनिक पर्यटन केंद्र में बना दिया गया है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपको कुछ मिसालें याद पड़ रही है हिंदुस्तान की और कि कहाँ पर, किस प्रदेश में या किस जगह पर पुरातत्व के लिए लोगों के मन में कुछ भावनाएं हैं, सम्मान है? किसने छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम बर्बाद किया है या किसने छत्तीसगढ़ के मुकाबले ज़्यादा बर्बाद किया है? कुछ मिसालें याद पड़ती हैं? तो सरसरी तौर पे किसी स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट पे नहीं, मोटे तौर पे दक्षिण भारत और उड़ीसा दोनों जगहों मुझे जाने का मौका मिला है। खासकर भुवनेश्वर, जो लिंगराज राजा रानी मंदिर है, वैताल देउल, तो उनमें, या दक्षिण भारत के तंजौर है या रामेश्वरम है या मीनाक्षी मदुरई मंदिर है, इनमें जाके ये समझ में आता है कि वहाँ भक्तों का भी दबाव है, पर्यटकों का भी दबाव है, लेकिन इन दोनों के बावजूद, और ये सभी स्मारक हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं, इन संरक्षित स्मारकों के बावजूद भी ट्रस्ट या जो पूजा से जुड़े हुए लोग हैं वो, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ज़्यादातर पुरी का मंदिर अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। जब डीप प्लास्टरिंग हुई उसकी, तो डीप प्लास्टरिंग के दौरान पूरा का पूरा वहाँ जो जनप्रतिनिधि थे, राजनेता थे, वहाँ का पुजारी परिवार और गजपति परिवार, जितने लोग थे, उन सभी का आपसी समन्वय था, जिसके कारण वो बहुत महत्वपूर्ण काम संभव हो सका। डीप प्लास्टरिंग यानी जो लंबे समय से उसको प्लास्टर से लेप लगा के, प्लास्टर लगा के जो तह पे तह जमा हो गई थी, और उसको निकाल के जो मूल उसकी सतह थी उसको उजागर किया गया। ये था डीप प्लास्टरिंग। डीप प्लास्टरिंग, और उसको फिर दरअसल डीप प्लास्टरिंग के अपने खतरे होते हैं कि उसके बाद उसको संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत होती है, एक्सपोज हो जाता है, वातावरण का प्रभाव होता है। जख्म के ऊपर की पपड़ी उखड़ गई तो अब उसमें इन्फेक्शन का खतरा हो गया, ऐसे। तो ये उदाहरण इस तरह से कि दक्षिण भारत और उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिरों में ये स्थिति है, और ये सभी लोग उसकी
प्राचीनता को, प्राचीन परंपराओं के साथ साथ उसकी प्राचीनता की रक्षा के लिए उतने ही सजग होते हैं। ये क्या वजह है जो आप गिना रहे हैं जिन राज्यों को, ये तमाम गैर हिंदी भाषी राज्य दिख रहे हैं मुझको, उड़ीसा और दक्षिण भारत, क्या गैर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं संस्कृति को लेकर, पुरातत्व को लेकर, और हिंदी भाषी इलाके के लोग जो हैं ये कम संवेदनशील हैं? देखिए, यूँ मोटे तौर पे अगर कहें तो इस तरह का भेद करना तो बहुत आसान नहीं है। हाँ। लेकिन तमिल और बांग्ला, हाँ। दो ऐसा प्रदेश हाँ। और लोग माने जाते हैं, और बांग्ला के लिए तो बहुत साफ है बिल्कुल कि कलकत्ता बंगाल नहीं है, वो पश्चिम बंगाल है। बिल्कुल यानी पूर्वी बंगाल से अपने को वो अभी भी आइडेंटिफाई करता है, अलग देश होने, पहले पाकिस्तान फिर बांग्लादेश होने के कारण, और उसी तरह तमिलनाडु। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को लेकर वो ज़्यादा संवेदनशील है। कर्नाटक में अपनी कलाओं की शुद्धता को लेकर ज़्यादा संवेदनशील है। उड़ीसा में इस बात का बहुत उड़ीसा देखिए महसूस आप कर सकते हैं, यानी लोक कला से लेकर शास्त्रीय कला तक आप देखिए, बंगाल की पूरी कला को देखिए आप, महाराष्ट्र में जितनी बारीकी को वो जिंदा रखते हैं। तो मुझको लगता है हिंदी भाषी इलाके जो हैं ये थोड़ा, जो खड़ी बोली जो कहते हैं जी, खड़ी बोली वाले जो इलाके हैं ये थोड़ा रूथलेस हैं, बेरहम हैं, ये लगता है। मोटे तौर पे ये लगता है कि बहुत सारे मामलों में सोच में वो अधिक उदार हो गए हैं। अधिक उदार नहीं, अधिक लापरवाह हो गए हैं। आपकी भाषा थोड़ा ज़्यादा नर्म है तो आप कई चीज़ों को बखान करने में थोड़ा कमज़ोर पड़ते हो। जो बेरहम है उनको आप थोड़ा सा नर्म दिल बोल रहे हो, इसमें फर्क है जरा। तो ये जो है राहुल, आप हम्पी के बारे में कुछ कर्नाटक का बतला रहे थे। हाँ, ये होता है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के अपने जो पहले टेंटेटिव लिस्ट में, हमारे यहाँ भी ये बात चलती है, यानी यूनेस्को की विरासत सूची, इसको आप कह रहे हैं, विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची। संयोग की छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई स्थान नहीं है। हम पिछले 10-15 साल से तो ये बातें कर रहे हैं कि सिरपुर विश्व, शायद सिरपुर आ सकता था उसमें पहले, यानी सबसे अधिक संभावना उसी की है। सिरपुर का महत्व जिन लोगों को नहीं मालूम है, राहुल बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझको जो जुबानी याद पड़ रहा है वो ये है कि वो दुनिया का सबसे पुराना ऐसा ईंटों का मंदिर है जो कि साबुत है, अभी संरक्षित, सबसे संरक्षित स्थिति में, जो सबसे संरक्षित है। कुछ पुराने खंडहर जैसे हो चुके ईंटों के मंदिर सिरपुर से ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन आप अगर सिरपुर जाएंगे देखेंगे उसको, एक ईंट में कहीं से कोई नुकसान नहीं दिखता है। और आप ये सोचिए कितने साल पुराना है राहुल? वो 6वीं-7वीं शताब्दी लगभग, तो 1400 साल, 1400-1500 साल, 1500 साल पुराना एक मंदिर एक्सपोज्ड ब्रिक्स का है, मिट्टी की, लाल मिट्टी की पकाकर बनाई गई ईंटों से बनाया गया वो मंदिर है। उसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं है। और 1500 साल पुराना होने का एक मतलब रहता है, जानते हैं? ये मानसून का इलाका है, उसने 1500 मानसून झेली हैं। ये मई जून में खोलने वाला इलाका है, उसने 1500 गर्मियाँ झेली हैं। मई जून के सूरज को झेला है 1500 मौसम, उसने मानसून झेला है 1500 मौसम। इसके बाद अगर वो खड़ा है तो मैं आपको बताऊं, मैं और आप अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से ईंट खरीद के अभी मकान बनाएं तो उसकी आधी ईंट साबुत नहीं रह पाती है मकान पूरा होने तक। गलत कह रहा हूँ राहुल मैं? बिल्कुल। वो अद्भुत क्वालिटी थी कि नहीं थी सिरपुर की? बिल्कुल। जो 1500 मानसून जिसका बाल भी बांका नहीं कर सके, ऐसी हालत में है वो। बिल्कुल, यही महत्व है सिरपुर का। मैं, राहुल बैठे हैं, मैं सिरपुर के बारे में थोड़ा ज्यादा लफाजी कर रहा हूँ, वो जानकार हैं। कुछ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बतलाइए जरा, या कोई और बात छूट रही है सिरपुर की तो वो भी आप बतलाइए। ईंटों के मंदिर में वो, जैसा आपने दुनिया का सबसे पुराना इंटेक्ट है, इंटेक्ट, सबसे सबूत है, बेस्ट प्रिजर्व्ड, बेस्ट प्रिजर्व्ड, यानी मौसम और इतिहास जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ऐसा है सिरपुर। उसको विश्व धरोहर में शामिल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए
एक कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके आसपास का कैंपस कैसा रह गया है मुझको नहीं मालूम। एक कोई टूरिस्ट सेंटर वहाँ बना था, टूरिस्ट रिसॉर्ट जैसा, उसमें एक बार का खाना मैंने भी खाया है। मुझको अभी ठीक से याद नहीं है उसकी क्या हालत है, लेकिन बीच बीच में खबरें आती हैं कि वहाँ पर जितने बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं, कई और चीज़ें मिली हैं, उनकी देखभाल उस तरह से नहीं हो रही है जैसी कि किसी विश्व धरोहर की होनी चाहिए। ये कर्नाटक के हम्पी का जो आप बता रहे हो राहुल, उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है? मुझे ध्यान आता है, ये अभी अपडेट तो तुरंत मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन वहाँ ये चर्चा हुई थी कि जो आसपास जिस तरह से दबाव होता है पर्यटकों का, बसाहट का, हाँ। उसके कारण हम्पी को निसंदेह वो विश्व धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए माना जाता था। हाँ। लेकिन होता वही था, हम्पी, हालेबीड ये कर्नाटक के जो प्रमुख केंद्र हैं, हाँ। तो जिस तरह का दबाव था उसके कारण सारी चीज़ें, उसकी प्राचीनता और उसके महत्व को स्वीकार करने के बाद भी यूनेस्को इस बात पर लगातार इनकार करता रहा कि उसे विश्व विरासत का तब तक दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक तुम खुद इज्जत नहीं करोगे उसके चारों ओर इस तरह से दबाव बना रहेगा। तो यानी तुम गुमटी पारा बना दोगे और हमसे उम्मीद करोगे कि हम उसको विश्व धरोहर माने। तो संरक्षण की स्थिति, पर्यटन की स्थिति, और सबसे महत्वपूर्ण वही होता है जो मैंने कहा कि फोटोग्राफ, या फोटोग्राफ आप न भी कहें तो अगर एक पुराना स्मारक है, अगर 100 मीटर दूर से वो दिखने न लगे, आकर्षित न करे, या उसको मैं घूम घूम के, आपको ध्यान होगा कि एक रघुराय जो प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, उनका जो ताजमहल सीरीज है, वो पहली बार लोगों ने देखा कि जमुना पार से ताजमहल कैसे दिखता है, याद है मुझको। अगर वो ताजमहल उसी तरह से विकसित कर दिया जाता तो वो दृश्य ही संभव नहीं थे। तो दरअसल जो ताजमहल के चारों ओर अगर हम खाली न रखें तो वो जो अलग अलग दृश्य हैं वो दृश्य वो खत्म हो जाएंगे। मुझको एक मंदिर यहाँ पे याद पड़ता है राहुल, ये उर्ला नाम का जो गांव है दुग्ध महासंघ, उसके बगल में देव बलौदा में जब मंदिर में हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे भीतर, तो आसपास बने हुए मकानों को पार करके जब वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं तो दिखता है कि हम देव बलौदा मंदिर आ गए हैं। यानी मुझको कई बार ये लगता है कि बगल के मकान में जो सोए हुए लोग हैं वो अगर करवट बदलें तो उनका हाथ मूर्ति तक पहुंच जाए देव बलौदा में, ऐसे आसपास पूरे मकान बन गए हैं। और एक अच्छी घटना भी याद कर लेनी चाहिए। क्या? सरगांव। हाँ, सरगांव हम बिलासपुर रोड पे जाते हैं तो मनियारी नदी के पहले जो गांव आता है, सरगांव में एक धूमनाथ मंदिर है। ये जरूर है कि धार्मिक आस्था के कारण उसका लिंग परिवर्तन हो गया, अब वो धूमेश्वरी कहा जाता है। अच्छा तो वो धूमनाथ देवता का, पुरुष का मंदिर था देवता का, अब देवी का मंदिर हो गया। ऐसा? हाँ, दीप जलने लगे वहाँ। देवता बुरा नहीं माने उसका कुछ भी, भक्त की जैसी श्रद्धा हो, अच्छा, जैसी भक्ति वो स्वीकार। देवी के नाम पे ज्यादा अगर जुट जा रहे हैं भक्त तो वही सही। और महत्वपूर्ण मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी दीवार से लगा हुआ मिट्टी की दीवार वाला, चहारदीवारी वाला एक व्यक्ति का मकान था। अच्छा। और हम लोगों ने जाके प्रयास किया, जिला प्रशासन उस समय मुंगेली के जिला बन चुका था, मुंगेली के लोग, बिलासपुर के भी कुछ बहुत अच्छे समझदार अधिकारी, तो उन लोगों से जब बात हुई तो उनको एक ऑल्टरनेट एक लैंड अलॉट करके उनसे रिक्वेस्ट की गई, मकान आप बना लो। और उन्होंने अपना मकान की ये पुरातात्विक महत्व का है वहाँ से रिमूव करने को तैयार हुए। अच्छा। शासकीय मदद उसको रही। अच्छा। और अब उस मंदिर के चारों ओर खुली जगह, वरना आप परिक्रमा नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी घटना भी इस दरअसल प्रशासन अगर इस संवेदनशीलता के साथ थोड़ी अतिरिक्त मदद के साथ अपना अप्रोच लेके खड़ा हो, विभाग इस तरह से। दूसरी एक घटना गनियारी की है। गनियारी के में एक प्राचीन, ये बिलासपुर जिले में पड़ती है कोटा गनियारी, जो जहाँ पे एक अस्पताल है, कुछ समाज सेवा करने वाले कुछ नौजवान मिलके जिसको शुरू किए। जी, जन स्वास्थ्य सहयोग, JSS। तो वहाँ एक राज्य शासन का संरक्षित स्मारक है, वो शिव मंदिर है। उस परिसर में एक
बुजुर्ग महिला का मकान था, उससे हम लोगों ने जाके ये कहा, और उसके लिए जो वहाँ बाउंड्री वॉल का काम कर रहे थे वो ठेकेदार थोड़े भक्त किस्म के थे। उन्होंने कहा कि ये अगर तैयार हो जाती है तो मैं बना दूंगा तो इनका कोई खर्च नहीं है इतना बड़ा, और मुझे इतना इसमें बच रहा है, तो मैं इनको मदद कर दूंगा। अच्छा। और वो बुजुर्ग महिला, मैं जो बरमूडा ट्रायंगल बोल रहा था, नेता अफसर ठेकेदार का, उसमें कम से कम एक ठेकेदार को मैं उसमें से हटा रहा हूँ जिसका राहुल बोल रहे हैं। जी। हाँ। तो वो और वो बुजुर्ग महिला की उदारता कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो कहीं रह जाऊंगी, ये काम आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बताइए। मुझे लगता है कि ये भी उदारता बताइए समाज में मिलती है। हाँ। उसको शायद अगर वो कोई शहरी संपन्न व्यक्ति रहता तो वो कोर्ट जाके स्टे लेके आता। मुझे माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी याद आता था। हाँ। कि अगर आप प्रेम से कहें तो आप उसका पूरा मकान उठा लें, और अगर आप राजशाही के साथ जाएं तो एक टोकरा मिट्टी ना पा सके, भारी पड़ सकता है वो। ये एक है। दूसरा, मुझको लगता है आप जो दोनों केस बतला रहे हैं, दोनों गांव के सरल लोगों के हैं। गांव के सरल ये शहर का अगर कोई संपन्न और हेकड़ व्यक्ति रहता तो वो कोर्ट जाता, पहले उसको कोई वकील रास्ता बताता, हम 1 मिनट में स्टे ले आएंगे, अदालत स्टे दे देती उनको, वो 25 साल स्टे वेकेट नहीं होता। और मैं विभाग या अधिकारियों की सहृदयता, या जैसे ठेकेदार कि उन्होंने उसको बहुत मानवीय ढंग से हैंडल करने की कोशिश की, ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं। तो अब ये हम लौट के आते हैं, ये जो दंतेश्वरी में जो हो रहा है, जो जिला प्रशासन के अपार पॉकेट मनी के खर्च से हो रहा है, जिसमें ऐसी चर्चा रहती है पूरे प्रदेश की, मुझको इस केस का नहीं मालूम है, कि 25% तक जिला प्रशासन को बच जाता है उसमें से, यानी 25% कमीशन उसमें कलेक्ट्रेट का रहता है, ऐसी चर्चा रहती है। ऐसी नौबत से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार क्या कर सकती है? नई सरकार आई है, यहाँ पे नए मुख्यमंत्री आए हैं, ये पार्टी जो है धर्मालू पार्टी है बीजेपी, तो क्या आप सुझा सकते हो जिससे पुरातत्व के महत्व के जो स्थान हैं, भाई आप पैसा दूसरी जगह बर्बाद करो, उसमें कमीशन खा लो, पुरातत्व को बख्श दो, क्या हो सकता है ऐसा राहुल? मैंने जो मॉडल मैंने कहा कि एक तो लोगों का जो दबाव, जिस तरह से जो आम नागरिकों का जो प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा शासन के स्तर पर यह बहुत ज़रूरी है कि अधिकारियों को, जो मैदानी अधिकारी हैं, उनको ये मैसेज रहे। मुझे अवसर मिलता है, मैं प्रशासन अकादमी में यहाँ जाता हूँ, जो नए ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी आते हैं, मैं ये हर बार उनसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि दरअसल आपको अपनी सेवा काल में सेवा करने का अवसर मिलेगा उन सभी दबावों के बीच। लेकिन ये कानून का राज्य है, कानून के राज्य में आपका अंतिम सहारा कानून होता है। बिल्कुल। और उस कानून के सहारे अदालत ये नहीं मानेगी कि आपने किसी दबाव के चलते ऐसा किया। अदालत ये कहेगी नियम के खिलाफ था, आपको मालूम था, फिर भी आपने किया। जो स्थिति अभी बन रही है, और मुझे लगता है अभी जो खबरें आ रही है कि दंतेश्वरी को लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि ये लोग हमारे नोटिस को नहीं मान रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक नौबत आपको नहीं लग रही है? ये आप ये घटना बताती है कि इसके पहले का स्तर क्या क्या रहा होगा, और कितनी गंभीर बातों को ध्यान में नहीं लिया, संज्ञान में नहीं लिया गया। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नजरिए के भीतर आ रहा है, इसलिए वो दखल दे रहे हैं। और लगातार नोटिस देने के बाद, और इन नोटिसों के पहले भी ऐसा नहीं कि जो कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। ये बहुत अच्छी तरह से वो अवेयर होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ही तो इसको कर रहे हैं, ऐसा सुनाई पड़ रहा है मुझको। वो अवेयर होते हैं। उसके बाद क्या लगता है आपको कि एक तो आपने जो कहा, मुझको बात सही लग रही है कि पुरातत्व वगैरह जो है वो मामले, बजट के मामले में छोटा विभाग रहता है, लेकिन महत्व के मामले में बड़ा रहता है। पुरातत्व की मूर्तियों के वोट नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक महत्व दिया जाना चाहिए। तो वहाँ एक वरिष्ठ अफसर रहना चाहिए, जो छोटे छोटे जिले के अफसर जो हैं,
जिससे वरिष्ठता के नाम पे कम से कम थोड़ा सा लिहाज करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको लगता है बिल्कुल कि पुरातत्व विभाग जो है किसी छोटे अफसर डायरेक्टर के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है, जो आमतौर से होता है कि जो लूप लाइन आमतौर पे पोस्टिंग होता है, है। लूप लाइन पोस्टिंग है, जिसको सजा देना है, जिसको कोई महत्व नहीं देना है, उसको वहाँ पुरातत्व में भेज दो। मैं अपने काम के अनुभव के दौरान ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद विशेषकर 2 जो सचिव रहे विभाग के, डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती और उसके बाद डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, हाँ, दोनों इस मामले को लेकर इतने संवेदनशील होते थे हाँ, कि वो किसी भी स्तर तक जाकर टकराव लेते थे। और ये बहुत, और उनकी वरिष्ठता और अपनी जो एक दूसरी चीज और थी राहुल, आप बोलने में परहेज करते हो, मैं तो नहीं करता हूँ, कि उनकी इंटीग्रिटी अच्छी थी, उनकी साख अच्छी थी। ये दोनों ही अधिकारी जो हैं, इनमें से किसी की साख भ्रष्ट की जरा भी नहीं थी, इसलिए भी शायद वो दमखम से टकरा सकते थे। जो लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं वो फिर किसी से नहीं टकरा सकते, किसी बात का विरोध नहीं कर सकते। गलत कह रहा हूँ मैं? आप किसी को भ्रष्ट नाम लेके मत बोलो, लेकिन आप उसी भ्रष्ट व्यवस्था में पूरी जिंदगी गुजार के निकले हो सरकारी नौकरी से। हकीकत यही है ना कि अगर आप पैसा खाने वाले हो तो आप दबे रहते हो, आपका पल्ला दबे रहता है। बिल्कुल, और अपना एक चारित्रिक दृढ़ता होती है, एक अपना मॉरल होता है, अपना एथिक होता है किसी व्यक्ति का, जो और ऐसे अधिकारी जो होते हैं वो निश्चित रूप से वो बेहतर करके बताते हैं। छत्तीसगढ़ में जो दंतेश्वरी में अभी जो चल रहा है, ऐसा खतरा आपको किसी और जगह पे दिख रहा है अभी? एकदम तुरंत तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी स्मारक हैं जिसमें जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, मुख्य रूप से अगर हम मोटे तौर पे कहें तो तुरंत जो ध्यान में आता है, जिसमें प्राचीनता भी है और धार्मिक महत्व भी है, भोरम देव तुरंत ध्यान में आता है, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो है वो ऐसे धार्मिक हमले का शिकार अभी नहीं हुआ है, और उसके पहले वो बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया गया, चारों ओर चहारदीवारी बन गई है, गार्डन बन गया है, तो व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो इन व्यवस्थाओं के पहले, मतलब देखिए हम एक उदाहरण खजुराहो का ले सकते हैं कि खजुराहो में एक तो बहुत कम क्षेत्र था जो पूजित था, और जब तक लोगों का ध्यान जाता तब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर। तो जो सबसे ज्यादा खतरा यूं देखें तो मुझे लगता है कि भोरम देव पे ये ध्यान देना चाहिए, और न सिर्फ ध्यान देना चाहिए बल्कि जो इस तरह से आसपास जो बसाहट हो गई है, वो बसाहट को बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है, उस रोजी रोटी का ध्यान किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। और हम जो बहुत ऐसी योजनाएं शासन की होती हैं, हम एक अलग क्षेत्र विकसित कर दें, उस क्षेत्र में जो पहले से वहाँ काबिज हैं उनको प्राथमिकता से वो क्षेत्र अलॉट कर दें, लेकिन उस जगह को अगर हम साफ सुथरा कर सकें, खुला रख सकें, तो उसके संरक्षण की संभावना बेहतर हो जाएगी। और ऐसे सभी धार्मिक केंद्रों को, क्योंकि रतनपुर एक ऐसा केंद्र है जिसमें बहुत सारा नवनिर्माण हो गया है, सारे मुश्किलों के बावजूद वो होता रहा, रुका नहीं मैं तो देखता हूँ पूरा, आप एक बाजार से होके पहुँचते हैं और बहुत छोटा सा मंदिर रह गया है उस बड़े से बाजार के बाद, बड़ी सी पार्किंग, बड़ा सा बाजार, पूरा संगमरमर या पत्थर लग गया है। भीतर जाके जो मूल मंदिर है वो इतना दबा सहमा सा दिखता है रतनपुर में। तो ऐसे जितने भी धार्मिक केंद्र हैं, मुझे लगता है उस पर विशेष रूप से, और सिर्फ बचाने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी बुरी स्थिति है उसको बेहतर करने का संकल्प लेना होगा, उसके लिए भी इंतज़ाम सोचना सिर्फ। और जैसे ही एक बार हम बेहतर करने की ओर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि जो नुकसान होने की आशंका होती है उस पे अपने आप रोक लगने लगती है। ठीक बात है। एक जगह को अगर आप बचाते हैं तो 5 और जगह के लिए संदेश चले जाता है। करेक्टिव मेजर भी होने चाहिए, सिर्फ प्रोटेक्टिव या सिर्फ इन सावधानियों। ठीक कह रहे हैं राहुल, बहुत अच्छी आपसे ये जानकारी मिली, समझ मिली ये पूरी की पूरी। कोई और जरूरी बात तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी बच नहीं रही है? मोटे तौर पे हमने लगभग सारी बातें। ठीक है, चलिए, हमने दंतेश्वरी मंदिर में आज जो एकदम बाजारू अंदाज में साज सज्जा तथा कथित विकास, जिसमें कि मोटा कमीशन रहता है,
उसके साथ जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है उसको लेकर ये बातचीत हमने शुरू की थी। राहुल सिंह मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दिनों के क्लास फेलो हैं और ये संस्कृति के जानकार हैं, पुरातत्व के जानकार हैं। पूरी ज़िंदगी की नौकरी उन्होंने इसी विभाग में की है। इनसे हमको कई चीज़ों को समझने का मौका मिला। आप भी सोचिएगा, आपके आसपास या आप दोबारा कहीं जाएं, भोरमदेव जाएं, सिरपुर जाएं या रायपुर शहर से लगे हुए देव बलौदा जाएं, आपको शायद पता नहीं होगा रायपुर शहर से लगा हुआ देव बलौदा जो है, वहाँ सैकड़ों बरस पुराना एक मंदिर है। उसकी दीवारों पर कुछ मादक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक कह रहा हूँ राहुल? आपको और किसी चीज़ में दिलचस्पी न हो तो अकेले जाके उसको भी देख सकते हैं आप। अगर उसमें आप खजुराहो जाना दूर पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। देव बलौदा रायपुर शहर से लगा हुआ है। ये कुम्हारी दुग्ध महासंघ का कारखाना पार करेंगे, उरला नाम का गांव पड़ता है, वहीं पर देव बलौदा है। देख कर आइए किसी दिन। छोटे बच्चों को ले जाने में परहेज होगा, बड़े बड़े लोग देख के आ जाइए जाके। बच्चों को भी लेके जाएंगे तो इधर उधर घूमते रहेंगे, वो मूर्तियों को उतना ध्यान से नहीं देखेंगे। बड़े लोग देख लें उनको। यानी लोगों को ये भी जानकारी नहीं होगी कि रायपुर से लग कर ऐसा खजुराहो के अंदाज का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। देख के आइएगा। एक रोचक बात उसमें मैं जोड़ देना चाहूँगा, वो ये है कि उसके बारे में जो कथा चलती है, वहाँ जाने पे लोग सुनाते हैं। बगल में तालाब है, कुंड है। तो जो कथा चलती है कि जो वहाँ का स्कल्प्टर था, जो मूर्तियाँ गढ़ता था, उसकी बहन उसका टिफ़िन लेके आती थी। अच्छा। तो वो नीचे उतर के आता था और दूर से ही टिफ़िन ले लेता था, पास नहीं आता था। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि वो वस्त्रहीन होकर ये मूर्तियाँ बनाता था, ये भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि एक दिन उसकी बहन जिज्ञासावश आ गई और उसने ये मूर्तियाँ या अपने भाई को वस्त्रहीन देखा, और ये देख के उसका भाई लज्जित हुआ और ऊपर से वो उस कुंड में कूद गया। इसलिए वो मंदिर अधूरा रह गया, मंदिर पूरा नहीं है, शिखर नहीं है उसका। तो ये कहानी उसके लिए कही जाती है। अब इस कहानी के बाद तो देख ही आइए जो राहुल बतला रहे हैं, उसके बाद में साथ किसको ले जाना है नहीं ले जाना है ये आप तय कीजिए। मैं कोई सलाह नहीं देता। हालांकि लोग आज कहते हैं कि बच्चों को भी अगर आप सेक्स शिक्षा दे सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, और वो एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुरानी मिसाल है जिसकी दीवारों पर ऐसी मादक मूर्तियां गढ़ी गई हैं। चलिए खैर, हम बात देव बलौदा की नहीं कर रहे थे। हम बात ये कर रहे थे कि जब सरकार के पास लापरवाही से ढेर सारा पैसा आ जाता है, जब अफसरों को एक मनमानी, खूंखार और हिंसक छूट मिल जाती है खर्च करने की, जब छत्तीसगढ़ जैसे खनिज राज्य में डीएमएफ के पैसे को मंत्री, अफसर, ठेकेदार ये पॉकेट मनी की तरह यूज़ करके दूसरी जगह कर लो भाई खर्च। मल्टी स्टोरी पार्किंग बना के कर लो, उसमें 150 करोड़ खर्च। कम से कम पुरातत्व को तो बख्श दो, उस पर तो खर्च मत करो। अपने इस खूनी इरादों को कम से कम पुरातत्व से तो दूर रखो। देखते हैं सरकार क्या करती है। खबरें तो बहुत दिनों से आ रही है। बस्तर के कुछ लोग इन खबरों को उठा रहे हैं, कुछ लोग दूसरी जगहों पे छाप रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसका। हम किसी और मुद्दे को लेकर राहुल के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके साथ बैठना हमेशा दिलचस्प रहता है। वो जानकारियों से भरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए एक विश्वकोश जैसे हैं वो। हम फिर उनके साथ बैठेंगे। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नीचे अपनी टिप्पणी लिखिएगा। हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो जो हमारे पास ना हो, और हाँ, आपको अच्छा लगे तो इसका लिंक भी दोस्तों को भेज सकते हैं। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम वो देव बलौदा का रास्ता ढूंढने लगेंगे। फिर मिलते हैं। एक छोटी सी नसीहत, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट लगा कर रखिए, ये सीट बेल्ट गाड़ी में लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में इसी से आपकी जान बचती है। फिर मिलते हैं।